नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं राहुल गौड़ आपका हमारे चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम यहां पे आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और केमिस्ट्री में हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसको आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप देखें। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, तो वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और उसी चीज़ों को आप यहाँ आज पढ़ने वाले हैं। तो वो चीज़ें आप अच्छे से देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अल्कोहल और फिनॉल, आपको ये तो पता ज़रूर होगा कि हम आज जो पढ़ा रहे हैं ये हम पढ़ा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको सोडियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, यानी मेटल के साथ उनकी रिएक्शन करा के देखी थी। और हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि जब हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की और फिनॉल की, तो वहाँ हमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जो ये कंफर्म करती है कि अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो आज हम इनकी स्पेशल स्टडी करेंगे। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले आपके सामने हेडिंग होगी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। यानी हम सबसे पहले यहाँ पे अल्कोहलों की अम्लीयता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि आप जब भी अल्कोहलों की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं OH ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि OH ग्रुप यानी ऑक्सीजन, यहाँ इससे कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यानी वो R ग्रुप हो तो वो अल्कोहल है, यदि वो बेंजीन रिंग हो तो वो फिनॉल ग्रुप होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ कि यदि आपके सामने O और H ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, तो आपको इतना पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। यानी आपका जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। यदि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है तो ये जो बॉन्ड होता है वो हो जाता है आपका पोलराइज्ड, यानी ये आपका बॉन्ड जो है वो कैसा हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। पहली बात तो ये कैसा हो गया, यानी आपका जो OH बॉन्ड है वो कैसा हो गया है? वो पोलर हो गया है, वो ध्रुवीय हो गया है। पोलर होने से क्या केस है कि पोलर होने से ऑक्सीजन जब इस इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर आराम से बाहर निकल जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि यदि कोई कंपाउंड हाइड्रोजन रिलीज करता है, हाइड्रोजन त्यागता है, तो उसे अपन अम्लीय या अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे ये बॉन्ड जितना अधिक ध्रुवीय होगा, जितना अधिक पोलर होगा, उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ये बात आप समझ सकते हैं कि आपका OH बंध जितना अधिक ध्रुवीय होगा, यानी जितने अच्छे से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा उतने अच्छे से ही हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा। यानी जितने अच्छे से अपना बॉन्ड ध्रुवीय होगा उतना ही अच्छा ये क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। यानी जितना अच्छा ध्रुवीय उतना ही अच्छा अम्लीय। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे, यदि मैं ग्रुप की बात करूँ, यहाँ यदि मैंने ग्रुप जोड़ रखा है तो देखिए, यहाँ यदि मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कैसा ग्रुप जोड़ा है मैंने? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो यहाँ से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, यदि आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेके आते हैं तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी है, उसको क्या कर देगा? ये इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को डिक्रीज करता है। यानी आपका ऑक्सीजन परमाणु, यानी आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को कम कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचना। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे
इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा, बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे, जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होती है, बॉन्ड की, आपका जो OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो हम समझेंगे कि यहाँ पे एसिडिटी जो होती है वो भी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। ठीक है, ये नेचर हमने किसके साथ पढ़ा, ये नेचर हमने पढ़ा है जब आपके सामने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई दे। यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दूँ तो क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ता हूँ तो मुझे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है वो भी देखें आप। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप करता क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह तरीके से ये इलेक्ट्रॉनों को धकेलने का काम करता है। ठीक है, पुश करने का काम करता है। तो जैसे जैसे ग्रुप, इस ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, इस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है क्या है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। क्या होगा, इंक्रीज होगी, बिल्कुल। यानी आप कहोगे यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होने वाली है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आप जानते हैं ये जो बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि ऑक्सीजन के पास यदि इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ही नहीं। जब हाइड्रोजन से वो इतना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो ये बॉन्ड जो है वो पोलर नहीं होगा, यानी क्या होगा, लेस पोलर होता जाएगा। यदि बॉन्ड की पोलैरिटी आपकी डिक्रीज हो रही है तो आप कहोगे कि इसकी जो एसिडिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हम बात कर चुके हैं पहले भी कि पोलैरिटी ऑलवेज डिसाइड द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इतनी सी आपने बात करी कि यहाँ पर हमें क्या होता है कि यदि आपके सामने OH ग्रुप देखें आप तो OH ग्रुप में जितनी अधिक पोलैरिटी आपको दिखाई देगी उतनी ही अच्छी आपको एसिडिक कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को भी जोड़ा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को भी जोड़ा। यदि मैं एल्कोहलों का केस देखता हूँ, मैं बात करता हूँ आपके सामने एल्कोहलों की। ये मेरे सामने है एल्कोहल। मैंने क्या किया, इस एल्कोहल पे मैंने जोड़ा है एक R ग्रुप। R ग्रुप आप सभी जानते हैं, R ग्रुप चाहे CH3 हो सकता है, ये C2H5 हो सकता है, और ये जो R ग्रुप होते हैं ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो मैं यदि इस पे R ग्रुप जोड़ता हूँ और मैं इस पे फिर मैंने क्या किया, फिर से मैंने इस पे R ग्रुप जोड़ा है, देखिए, और फिर से एक और R ग्रुप मैंने इस पे जोड़ा, यानी यहाँ पर मैंने इसकी डिग्री में चेंज किया है। ये आपके पास 1 डिग्री है, ये आपके पास 2 डिग्री है, और ये आपके पास 3 डिग्री है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि मैं यहाँ पर, आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, यदि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज करता हूँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसा क्यों हुआ वो अपन ने अभी बताया कि आप जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज करोगे तो ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा तो उस पर द्रवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। OH बंध की जो द्रवणता है वो उस पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारी अम्लता भी क्या हो जाएगी, कम। यानी आप यदि यहाँ से ऑर्डर को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो एसिडिटी का ऑर्डर आएगा वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यानी एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी अम्लता का या अम्लीय सामर्थ्यता का घटता हुआ क्रम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा एल्कोहल का कॉन्सेप्ट। अपन अब इससे आगे और बातें करते हैं तो अपन कहते हैं यदि मैं एल्कोहलों को कंपेयर करूँ,
यदि मैं एल्कोहलों को कंपेयर करता हूँ वाटर के साथ, तो मैं देखता हूँ कि एल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर। क्या बोला मैंने कहा कि एल्कोहलों को यदि मैं वाटर के साथ कंपेयर करूँ, H2O के साथ कंपेयर करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर, यानी एल्कोहल पानी की तुलना में कम अम्लीय होते हैं, जिसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिएक्शन से। तो अपन देखेंगे, मैं यहाँ पे एल्कोक्साइड की रिएक्शन यहाँ पे कराने वाला हूँ वाटर के साथ, ठीक है। जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा एल्कोहल और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन मेरे सामने बनता है। यदि मैं इस रिएक्शन को देखता हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो वाटर है वो इजीली अपना प्रोटॉन डोनेट करता है और एल्कोक्साइड जो है वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और एल्कोहल फॉर्म्ड कर देता है, ठीक है। यानी अब आप जब यहाँ से इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की साइड जब आप रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन इजीली पॉसिबल होती है, लेकिन जब आप इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कराने की कोशिश कराते हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। यानी यहाँ पे जो एल्कोहल का जो H है वो यहाँ से डोनेट नहीं हो पाता, दिया नहीं जाता, किसके लिए, हाइड्रोक्साइड आयन के लिए। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, गुड डोनर होता है। क्या होता है, एक अच्छा दाता समूह होता है, गुड हाइड्रोजन डोनर होता है ये, ठीक है। यानी गुड प्रोटॉन डोनर भी बोल सकते हैं आप, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके लिए। आप कहेंगे ये गुड प्रोटॉन डोनर होता है देन एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। सॉरी, ये गुड प्रोटॉन डोनर होता है देन एल्कोहल, ठीक है। और आप कहेंगे कि जो एल्कोक्साइड जो आयन है ये क्या है, गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है ये, ठीक है। यानी अच्छे से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है देन हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमने इस रिएक्शन से ये देखा कि वाटर जो होता है वो इजीली अपने प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, लेकिन जो एल्कोहल है वो इजीली अपने प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर पाता। तो अपन कह सकते हैं कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, अच्छा अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है देन एल्कोहल। यानी यहाँ से जब मैं इसका ऑर्डर लिखता हूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि वाटर जो है वो मोर एसिडिक देन एल्कोहल, एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन एल्काइन एंड अमोनिया। इस तरीके से आप एक ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस भी देखने को मिलता है। वो एक्सेप्शन केस क्या है, आप कभी कभार देखते हैं कि आपका जो मेथनॉल होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर इज ग्रेटर देन वाटर, यानी मेथनॉल का जो अम्लीय गुण होते हैं वो वाटर से ज़्यादा होते हैं। ऐसा जो यदि आपको सिम्टम देखने को मिला है, ऐसा गुण यदि आपको देखने को मिला है तो आप समझ सकते हैं ये होगा आपका गैसियस स्टेट में, यानी गैसियस अवस्था में जो मेथनॉल होता है वो पानी से अधिक अम्लीय होता है। मैं यहाँ पर केवल मेथनॉल की बातें कर रहा हूँ, अदर यदि कोई अल्कोहल है तो हमें इसी प्रकार का एक ऑर्डर देखने को मिलेगा। यानी आपका अदर जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर से हमेशा ही लेस एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अगली बात, यदि ये एक्वस सॉल्यूशन होता तो यहाँ पे मेथनॉल और वाटर का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो एप्रॉक्स सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ चेंजेस देखने को नहीं मिलता। एक एक्सेप्शन केस बस यही है कि मेथनॉल जो होता है वो अल्कोहलों से गैसियस स्टेट में मोर एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझी कि किस प्रकार से हमने आपको बताया कि वाटर जो है वो इजीली प्रोटॉन डोनर होता है। इजीली प्रोटॉन डोनर होने के कारण वो आसानी से अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा अपने एल्कोक्साइड को और एल्कोहल फॉर्म्ड होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो वाटर है वो अच्छा प्रोटॉन डोनर है और अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, यानी अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये आपका जो ऑर्डर था एसिडिक कैरेक्टर का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का, वो भी आप देख सकते हैं। यानी हमने एल्कोहलों के लिए ये चीज़ें देखी। एल्कोहल के लिए अपन और बातें करें तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एल्कोहल जो होते हैं वो ब्रोंस्टेड बेस होते हैं। क्या होते हैं एल्कोहल, यदि आप एल्कोहलों को देखें तो एल्कोहल में आपको पता है ऑक्सीजन में पाए जाते हैं लोन पेयर पाए जाने के कारण ये इजीली अपने लोन पेयर डोनेट करता है समटाइम्स। तो ये कैसा होता है, इसको अपन ब्रोंस्टेड बेस भी कहते हैं,
क्या बोलते हैं इसको अपन, ब्रोंस्टेड बेस भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी काम करता है ड्यू टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो आपकी बुक में सीधा है, तो आप देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होने के कारण ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम करता है। अब यदि मैं बात करूँ आपसे, सेकंड आपका पॉइंट है एसिडिटी ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल में आप एसिडिटी की बात करने वाले हैं। क्या फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है? तो याद करिए लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने कुछ ऐसे रिएक्शन कराई थी कि हमारे पास फिनॉल था। फिनॉल की रिएक्शन जैसे ही मैं NaOH यानी किसी बेस से कराता हूँ, किससे करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिनॉल की रिएक्शन बेस से कराने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं NaOH की रिएक्शन कराता था तो मैं क्या देखता था कि हमारे पास कंपाउंड फॉर्म्ड होते थे, कंपाउंड बनते थे। एक तो बनता था आपके सामने सोडियम फिनॉक्साइड जो सॉल्ट बना है आपका, और एक सामने आपको बनता था वाटर। और आप सभी जानते हैं यदि अपन किसी बेस से रिएक्शन करा रहे हैं और हमारे पास लवण और जल बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ये कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। यानी ये रिएक्शन अपन को कंफर्म करती थी कि फिनॉल जो होता है वो एसिडिक या एसिड होता है। अगली बात एक अपन ये बात समझें कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड एल्कोहल। यानी एल्कोहल से और वाटर से यदि हम कंपेयर करें फिनॉल को, तो फिनॉल जो होता है मोर एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अब इसके कुछ रीजन है, उन रीजनों की हम बातें करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अपना रीजन आता है वो आता है अपना रेजोनेंस। कौन सा रीजन है, रेजोनेंस। सबसे पहला अपन रीजन इसमें देंगे आयोनाइजेशन, रेजोनेंस बाद में लेते हैं। सबसे पहला जो अपन रीजन देंगे इसमें वो देंगे आयोनाइजेशन, यानी हम इसका कराने वाले हैं आयनीकरण। क्या कराने वाले हैं, आयनीकरण। जब अब आपको एल्कोहल और फिनॉल को कंपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एल्कोहलों का आयनीकरण कराएंगे। तो आप जैसे ही एल्कोहलों का आयनीकरण करते हैं तो हमारे पास बनता है एल्कोक्साइड और साथ में बनता है H+। ये बात आप समझ रहे होंगे, क्या बना है अपने साथ, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड आयन बनता है और साथ में हमारा बनता है H+। यदि अपन फिनॉल का आयोनाइजेशन कराते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक तो बना है फिनॉक्साइड आयन और साथ में बनता है H+। ये क्या बना है आपके सामने, फिनॉक्साइड। ठीक है, एक तो क्या बना आपके सामने, फिनॉक्साइड, एक बना है आपके सामने एल्कोक्साइड। एक तो बना था आपके सामने फिनॉक्साइड, एक बना था आपके सामने एल्कोक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसका आयनीकरण कराते हैं तो एल्कोहलों से तो एल्कोक्साइड बना और फिनॉलों से हमें फिनॉक्साइड बना। अब ये हमें क्या दिखाता है, देखिए H+ का निकलना, यानी जो कंपाउंड यानी एल्कोहल और फिनॉल, इन दोनों में से जो पहले H+ निकालेगा, जो इजीली H+ डोनेट कर देगा, वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। बस हम ये देखना चाहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो आयनीकरण होने वाला है वो कौन पहले करने वाला है। तो यदि हम इन दोनों में देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑक्सीजन एटम है इस पर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल किस पर है, ऑक्सीजन पर। यानी ऑक्सीजन पर ये लोकेलाइज्ड होता है। लोकेलाइज्ड मतलब पूरी तरह स्थित होता है, यहीं पर स्थानीकृत होता है। लेकिन अपन यदि फिनॉक्साइड आयन को देखें तो फिनॉक्साइड आयन में अपन देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ये रेजोनेंस में इस तरीके से पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, ये रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस के साथ ही आपके जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकेलाइज होता है। क्या होता है, डीलोकेलाइज,
यानी ये बी-स्थानीकृत होता है। बी-स्थानीकृत का मतलब है कि आपका नेगेटिव चार्ज जो है पूरी बेंजीन रिंग पर, आपका नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग पर घूमता रहता है, और घूमते रहने के कारण क्या होगा, हमें यहाँ पे पूरी बेंजीन रिंग पर क्या होता है, ये घूमता रहता है, और जितना अधिक घूमेगा उतने ही स्टेबल यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, और ये इजीली, और जितना अधिक स्टेबल कंपाउंड बनेगा इसका मतलब क्या है, ये H+ उतनी जल्दी ही त्याग देगा। क्योंकि स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, कुछ त्यागने के बाद यदि स्थायी यौगिक बनता है तो वो उतना ही जल्दी उसको करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से अपन एक रीज़न तो ये दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ये लोकलाइज होता है और ये डीलोकलाइज होता है, यानी अपन के सामने जो फिनॉक्साइड बनता है वो ज़्यादा स्थायी बनता है। दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ एल्कोहल के केस में जो OH जुड़ा है वो एक एल्किल समूह से जुड़ा है, और यदि आप फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में जो OH समूह जुड़ा होता है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और सभी जानते हैं आप कि ये कार्बन जो है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज यानी संकरण शो करता है, और यहाँ पे ये कौन सा है, sp3। ठीक है, यानी फिनॉक्साइड आयन या फिनॉल में ये जो कार्बन होता है वो कौन सा होता है, sp2 होता है। यानी sp2 का क्या मीनिंग है, sp2 आप सभी जानते हैं कि sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ऑक्सीजन से, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन से खींचेगा यानी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब ऑक्सीजन पे कम होगी यानी यहाँ से ये जो बॉन्ड है OH बॉन्ड ये कैसा हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा, और पोलराइज्ड होगा यानी ये इजीली हाइड्रोजन को यहाँ से डोनेट कर देगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब डिक्रीज होगी तो जो OH बॉन्ड है, OH जो बॉन्ड है वो क्या होगा, पोलराइज्ड होगा, यानी इसकी पोलराइज पावर जो क्या होगी, हाई होती जाएगी, और ये इजीली अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। यानी आयोनाइजेशन की जो प्रोसेस है बहुत इजीली यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा है, sp3 है, तो यहाँ से ऑक्सीजन की डेंसिटी पर इतना हाई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके कारण यहाँ जो जिस तरीके से आयोनाइजेशन होना है वो होगा, लेकिन यहाँ पर ये इफेक्ट होने के कारण आयोनाइजेशन जो पावर है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, तो ये ईजीली अपने हाइड्रोजन को यहाँ से डोनेट कर देता है। ठीक है, आप दूसरा रीज़न देखें इसका, एक रीज़न इसका ये भी है कि आप यदि फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल के केस में आप देखते हैं कि फिनॉल में पाया जाता है रेजोनेंस। इस तरीके से फिनॉल में क्या पाया जाता है, रेजोनेंस, और जैसे ही इसमें रेजोनेंस होगा तो आप मेजर करेंगे कि जैसे ही इसमें यदि रेजोनेंस होता है तो इस तरीके से ऑक्सीजन पर बनता है पॉजिटिव चार्ज। क्या बनता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, यानी रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बनता है। और यदि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बन गया, धनावेश बन गया, यानी कहीं ना कहीं उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज बनने से धनावेश क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, यहाँ पे कम हो चुके हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और जैसे ही ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन एल्कोहलों में हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो हम कह सकते हैं कि फिनॉल आर मोर एसिडिक देन H2O एंड एल्कोहल। तो मैंने आपको दो रीजन बताए। पहला रीजन बताया मैंने आयनाइजेशन का, आयनीकरण का, जिसमें मैंने बताया कि फिनॉल आर इजीली आयोनाइज्ड देन एल्कोहल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बनता है एल्कोक्साइड, इसमें बनता है फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड जो होता है इसमें नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस होता है, इसलिए एक स्टेबल कंपाउंड है, और स्टेबल कंपाउंड है तो ये इजीली आयोनाइज होगा। अपन ने यहाँ ये भी बताया कि फिनॉल में ये जो कार्बन होता है वो sp2 होता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी, और जो OH बॉन्ड है वो उतना ही अधिक पोलराइज्ड होगा, उतना ही अधिक ध्रुवीय होगा, और आपका हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली यहाँ से डोनेट हो जाएगा, यानी इजीली यहाँ से आयोनाइज हो जाएगा। इसलिए फिनॉल जो होता है वो एल्कोहलों की बजाय अच्छा अम्लीय गुण शो करता है, यानी इसकी फिनॉल की जो एसिडिटी है वो क्या होगी, आपकी एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है,
दूसरा मैंने आपको रीज़न बताया यहाँ पर कि फिनॉल में पाया जाता है रेजोनेंस, और जैसे ही यहाँ पे रेजोनेंस होता है तो ऑक्सीजन पर बनता है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो वह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देख छोड़कर और इजीली यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ऐसा एल्कोहलों में आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये दो कारण थे जिनके बेसिस पे आप कह सकते थे कि फिनॉल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अब यदि आपसे कोई पूछे कि हमें ये बताइए, यदि हमारे पास बनता है एक तो फिनॉल, आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास एक तो क्या बना हुआ है, फिनॉल, ये रहा फिनॉल, एक आपके पास बना हुआ है फिनॉक्साइड आयन। क्या बना हुआ है, फिनॉक्साइड आयन। तो इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है? आपको स्टेबिलिटी देखनी है। क्या देखनी है? स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन विच आर मोर स्टेबल। ठीक है, यानी इनमें से फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में से कौन अधिक स्थायी होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका क्या जवाब दोगे? आप कहोगे कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करेगा। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर रेजोनेंस तो यहाँ भी होगा लोन पेयर से, तो ये दोनों तो सेम बात हो गई। फिर क्या हुआ? आप जब ये रेजोनेंस कराओगे तो आप देखोगे फिनॉल में जब रेजोनेंस होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे बनता है पॉजिटिव चार्ज और बेंजीन पर बनता है नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ हमें चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप फिनॉक्साइड की बात करोगे तो नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? नेगेटिव। यानी यहाँ केवल कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ केवल नेगेटिव चार्ज ही बनता है। तो सोचिए कि केवल यहाँ नेगेटिव चार्ज बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनते हैं। तो चार्ज सेपरेशन के कारण फिनॉल की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है फिनॉक्साइड के कंपेरेटिवली। तो अपना फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन फिनॉल। तो इस तरीके से आप फिनॉल और फिनॉक्साइड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी देख सकते हैं। बाकी आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। उसके बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई नहीं है, आपको आती हैं कि हम बार बार बनाते आ रहे हैं। इस तरीके से हम रोटेट कराएं, पूरी 4 स्ट्रक्चर बनाएं, इधर भी 4 स्ट्रक्चर बनाएं, तो आप देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज है केवल यहाँ नेगेटिव चार्ज रोटेट करता है। लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज रोटेट तो करता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी बनता है। यानी चार्ज का सेपरेशन भी आपको देखने को मिलता है। और जहाँ आपको चार्ज सेपरेशन देखने को मिले आप कहोगे ये लेस स्टेबल है देन फिनॉक्साइड आयन। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। हमने ये चीज़ें बताई थी कि फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हमने बताया, NaOH के साथ रिएक्शन करके बताई। आप चाहो तो मेटल के साथ रिएक्शन करा सकते हो। तो यदि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो आप कंफर्म करोगे कि ये क्या है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। और ये काम हमने लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, अब आपके सामने मैं एक लास्ट टॉपिक बताने वाला हूँ जिसमें आप कहोगे कि हम क्या करें। हमारे सामने है फिनॉल। ठीक है, हमने यहाँ पे जोड़ा क्या है, फिनॉल। इस तरीके से मैंने यहाँ पे फिनॉल बनाया है। देखिए क्या बना रहा हूँ मैंने यहाँ पे 3 फिनॉल की स्ट्रक्चर बनाई है। क्या बनाई है मैंने यहाँ पे? 3 फिनॉल की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं। अब क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, देखिए आप, मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ। क्या मैं यहाँ पे जोड़ने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे जोड़ा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जैसे आप NO2 ग्रुप जोड़ दें या फिर आप COOH ग्रुप जोड़ दें। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे जोड़ें। यहाँ मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ और यहाँ पे मैंने जोड़ा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे आप समझते हो कि आप मिथाइल ग्रुप जोड़ें या फिर आप इथाइल ग्रुप जोड़ें, ऐसा कोई भी आपने ग्रुप यहाँ पे जोड़ा हुआ है। तो आप यदि यहाँ पर एसिडिक नेचर देखें, एसिडिटी देखना चाहते हैं, इनकी एसिडिटी का ऑर्डर देखना चाहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इनकी एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा वो हमारे सामने इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किसी से अटैच होता है तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। खींचने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन इजीली बाहर निकल जाएगा।
ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यदि आपने जोड़ा है तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, घनत्व को बढ़ा देगा। और जैसे ही घनत्व बढ़ेगा तो यहाँ से जो बंद अपना जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो लेस पोलराइज हो जाएगा, यानी ये इजीली वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं खींच पाएगा, इसलिए ये क्या होगा, कम अम्लीय होता जाएगा। लेकिन अपन यदि यहाँ पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि सर हम ये ग्रुप जो जोड़ने वाले हैं उसमें हम जोड़ें, एक तो मैं पैरा पोजीशन पे जोड़ूँ, एक मैं ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ूँ और एक मैं मेटा पोजीशन पे जोड़ूँ, तो मुझे क्या ऑर्डर देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मेटा पे जोड़ता हूँ, फिर मैं ऑर्थो पे जोड़ता हूँ और फिर मैं पैरा पे जोड़ता हूँ, तो मुझे यहाँ क्या ऑर्डर देखने को मिलेगा। देखिए, जब आप पैरा पोजीशन पे जोड़ते हैं तो पैरा पोजीशन पे जब आप ऑर्डर अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते हो तो पैरा पोजीशन का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद ऑर्थो और सबसे लास्ट में होता है मेटा। अब ऐसा क्यों, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है रेजोनेंस। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न है आपका रेजोनेंस, अनुनाद। आप सबको पता है कि पैरा पोजीशन पर जो रेजोनेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। आप यदि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेजोनेंस है नाइट्रो का वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप यदि ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ते हो तो ये तो इसके पास में ही है, सिंगल रेजोनेंस, ठीक है, आपको यहाँ पे सिंगल रेजोनेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड से यहाँ पे रेजोनेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा देखने को मिला, यानी यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगी, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कम बनेंगी। इसलिए पैरा जो होता है मोर एसिडिक होता है देन ऑर्थो। अब आप कहोगे सर आपने मेटा सबसे लास्ट में क्यों रखा, तो मेटा को सबसे लास्ट में रखने का एक ही रीज़न है जो आप सभी जानते हो कि मेटा जो होता है, मेटा जो पोजीशन होती है वो कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती, कभी भी रेजोनेंस में भाग नहीं लेती। इसलिए मेटा यहाँ पे जो करेगा, मेटा यहाँ पे -I इफेक्ट शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, इसके कारण मेटा सबसे लास्ट में रखा गया है। सबसे बड़ी बात, यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दूँ तो क्या आपको स्थिति देखने को मिलेगी, तो आपको सबसे हाई देखेगा मेटा, उसके बाद ऑर्थो और पैरा जो होते हैं वो बराबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑर्थो और पैरा यहाँ पे लगभग बराबर ही देखने को मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मेटा सबसे हाई क्यों है, तो आप जानते हैं कि मेटा पे ना तो रेजोनेंस है, कुछ नहीं है यहाँ पे, जब रेजोनेंस होगा नहीं तो ये तो कम कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो जहाँ रेजोनेंस होगा वह एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा डिक्रीज होंगे। तो मेटा पे आपको जो रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस नहीं होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, बहुत कम डिक्रीज करेगा, इसलिए मेटा पहले आएगा, उसके बाद आपके ऑर्थो और पैरा आपको दिखाई देंगे, और बेंजीन आपका जो नॉर्मल फिनॉल है वो तो आपको बीच में दिखाई देगा। यदि आप और लिखना चाहें तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा अपना एल्कोहल, एल्कोहल यानी सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको एसिडिक कैरेक्टर बताया, फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, नॉर्मल फिनॉल, एल्कोहल, इन सब में ऑर्थो, पैरा और मेटा, इन सब के साथ एसिडिक कैरेक्टर का एक ऑर्डर बताया है, जो आप पढ़ें आप समझ गए होंगे। बाकी आपका कोई भी शिकायत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट देखते हैं। बाकी आपका जो प्यार है वो इस तरह बनाए रखें और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करते रहें। धन्यवाद।